कहानी की शुरुआत एक ऐसे परिवार से होती है जो बाहर से बिल्कुल साधारण दिखाई देता है, लेकिन जब बात अपने परिवार या किसी बेगुनाह की सुरक्षा की आती है तो यही लोग अपने दुश्मनों के लिए मौत बन जाते हैं। एक तरफ हैं कराटे मास्टर राजा रमन और उनकी बहादुर बेटी नीला, जो सिर्फ अपनी रक्षा करना ही नहीं बल्कि अपराधियों का डटकर सामना करना भी जानती है। दूसरी तरफ देश का सबसे लालची बिजनेसमैन हारून है, जो हजारों करोड़ रुपए के काले धन को व्हाइट मनी में बदलने और एक पूरे पहाड़ी इलाके पर कब्जा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। जब इस खतरनाक कारोबारी और देश के सबसे बड़े हवाला नेटवर्क का सामना एक साधारण दिखने वाले परिवार से होगा, तब क्या होगा? आइए जानते हैं इस जबरदस्त थ्रिलर फिल्म की पूरी कहानी। फिल्म की शुरुआत राजा रमन से होती है। पूरे इलाके में लोग उन्हें एक बेहतरीन कराटे मास्टर के रूप में जानते थे, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ एक मार्शल आर्ट्स ट्रेनर की नहीं थी। अगर किसी जरूरतमंद को मदद चाहिए होती तो राजा सबसे पहले उसके साथ खड़े दिखाई देते। उनके लिए लोगों की सहायता करना ही सबसे बड़ा धर्म था। हर दिन वह बच्चों को कराटे की ट्रेनिंग देते और उन्हें सिर्फ लड़ना ही नहीं बल्कि सही और गलत की पहचान भी सिखाते थे। इसके बाद हमें राजा का परिवार दिखाया जाता है। उनकी पत्नी का नाम वेणी था और उनकी इकलौती बेटी का नाम नीला। परिवार में राजा का छोटा भाई भी रहता था, जो पास ही अपनी मेडिकल स्टोर चलाता था। अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। चारों लोग एक दूसरे के साथ बेहद खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। उनके घर में हमेशा प्यार और अपनापन बना रहता था। नीला बचपन से ही बहुत शरारती और निडर लड़की थी। एक दिन मोहल्ले का एक लड़का उसे बिना किसी वजह के मार देता है। रोती हुई नीला सीधे अपने पिता के पास पहुंचती है और पूरी बात बताती है। राजा उसे प्यार से समझाते हैं कि यह जरूरी नहीं कि हमेशा गलती सामने वाले की ही हो, लेकिन अगर कोई इंसान बिना वजह तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करे या हाथ उठाए तो चुप रहना सही नहीं है। इंसान को अपने हक के लिए खड़ा होना आना चाहिए। इतना कहकर राजा उसे दोबारा उसी लड़के के पास भेज देते हैं। नीला वापस जाती है, लेकिन इस बार वह लड़का उसे पहले से भी ज्यादा जोर से मार देता है। दर्द से रोती हुई नीला फिर अपने पिता के पास लौटती है और कहती है कि अब वह भी कराटे सीखेगी ताकि आगे से कोई भी उसके साथ गलत करने की हिम्मत न कर सके। अपनी बेटी की यह बात सुनकर राजा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसी दिन से वह खुद उसे कराटे की ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं। नीला पढ़ाई के साथ साथ कराटे भी पूरे मन से सीखने लगती है। वह बेहद तेज दिमाग की थी, इसलिए बहुत कम समय में उसने कई मुश्किल टेक्निक्स सीख ली। धीरे धीरे उसकी स्किल्स लगातार बेहतर होती चली गई। कुछ समय बाद इलाके में एक बड़े कराटे टूर्नामेंट का आयोजन होता है। नीला भी उसमें हिस्सा लेती है, लेकिन बदकिस्मती से वह अपना पहला ही मुकाबला हार जाती है। यह हार उसके दिल पर गहरी चोट करती है। उसका आत्मविश्वास टूट जाता है और उसे लगने लगता है कि शायद कराटे उसके बस की बात नहीं है। राजा अपनी बेटी को इस तरह निराश नहीं देख पाते। वह उसे अपने शुरुआती दिनों की एक कहानी सुनाते हैं। राजा बताते हैं कि जब उन्होंने पहली बार कराटे कंपटीशन खेला था तब वह भी अपना पहला मैच हार गए थे, लेकिन उसी हार ने उन्हें अपनी कमजोरियां पहचानने का मौका दिया। उन्होंने पहले से ज्यादा मेहनत की और अपनी कमियों पर काम किया। उसी का नतीजा था कि आगे चलकर उन्हें कोई आसानी से हरा नहीं पाया। राजा नीला से कहते हैं कि हारना कभी गलत नहीं होता। असली गलती तब होती है जब इंसान हार से कुछ सीखने के बजाय हिम्मत छोड़ देता है। पिता की बातें सुनकर नीला का टूटा हुआ कॉन्फिडेंस वापस लौट आता है। वह पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगती है। हर दिन घंटों प्रैक्टिस करती है और अपनी कमजोरियों को ताकत में बदल देती है। काफी समय बाद एक और टूर्नामेंट आयोजित होता है। इस बार नीला शानदार प्रदर्शन करती है और सभी मुकाबले जीतकर चैंपियन बन जाती है। जीतने के बाद वह सबसे पहले उसी लड़के के पास जाती है जिसने बचपन में उसे बेवजह मारा था। अब वह उसे यह दिखाना चाहती थी कि कमजोर समझी जाने वाली लड़की आज अपने दम पर मजबूत बन चुकी है। हालांकि नीला की मां वेणी को उसकी यह लड़ाकू आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह अक्सर राजा से कहती थी कि लड़कियों का हर बात पर लड़ना ठीक नहीं होता। आगे चलकर उसकी शादी भी करनी है। अगर वह ऐसे ही लोगों से भिड़ती रही तो कोई लड़का उससे शादी नहीं करेगा। लेकिन राजा अपनी पत्नी को समझाते हैं कि उन्हें इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है। उनका कहना था कि जब बेटी अपने पैरों पर मजबूत होकर खड़ी होगी तो अच्छे रिश्तों की कभी कमी नहीं रहेगी। सबसे जरूरी बात यह है कि जिंदगी में कब किस मुसीबत का सामना करना पड़ जाए कोई नहीं जानता। इसलिए वह अपनी बेटी को इतना सक्षम बनाना चाहते हैं कि जरूरत पड़ने पर वह अपनी रक्षा खुद कर सके। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अब नीला पूरी तरह जवान हो चुकी थी। उसकी पढ़ाई भी पूरी हो गई थी और वह एक अच्छी जॉब की तैयारी कर रही थी। दूसरी तरफ राजा आज भी बच्चों को कराटे सिखाने का काम कर रहे थे। वेणी पूरे घर की जिम्मेदारी संभालती थी, जबकि राजा का छोटा भाई अपनी मेडिकल स्टोर चलाकर परिवार का साथ दे रहा था। सबकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य और खुशहाल चल रही थी। इसी दौरान कहानी में एंट्री होती है देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन हारून की।
उसके पास बेहिसाब पैसा और कई बड़ी कंपनियां थीं, लेकिन उसके लिए पैसा कमाने का कोई नियम या उसूल मायने नहीं रखता था। उसे सिर्फ मुनाफा चाहिए था, चाहे उसके लिए कितने भी गलत रास्ते क्यों ना अपनाने पड़े। धीरे धीरे दौलत कमाना उसकी जरूरत नहीं बल्कि जुनून बन चुका था। हारून की कंपनी अलग अलग जंगलों और पहाड़ी इलाकों में सर्वे करती थी ताकि वहां छिपे कीमती मिनरल्स की जानकारी मिल सके। एक दिन उसकी टीम को झाड़ू नाम की एक पहाड़ी में बेहद दुर्लभ खनिज मिलने की जानकारी मिली। समस्या यह थी कि उस पूरे इलाके में हजारों परिवार कई पीढ़ियों से रहते आ रहे थे। अगर वहां माइनिंग करनी थी तो सबसे पहले उन लोगों को वहां से हटाना जरूरी था। बस यहीं से हारून ने एक बड़ा प्लान तैयार किया। उसने तय किया कि किसी भी तरह पूरे इलाके को खाली कराया जाएगा। पैसे के लालच में कुछ भ्रष्ट मंत्री भी उसके साथ मिल गए। उन्होंने योजना बनाई कि गांव वालों को लालच देकर या दबाव डालकर उनकी जमीन हथिया ली जाएगी ताकि बाद में वहां मौजूद करोड़ों की मिनरल्स विदेशों में बेची जा सकें। उधर नीला की मेहनत भी रंग लाई। उसने कई गवर्नमेंट एग्जाम्स पास किए और आखिरकार उसे एक शानदार नौकरी मिल गई। परिवार में खुशी का माहौल था क्योंकि यह वही जॉब थी जिसका सपना वह कई सालों से देख रही थी। कुछ दिन बाद ऑफिस में उसके साथ एक बेहद शर्मनाक घटना होती है। उसका मैनेजर अकेला पाकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि सामने खड़ी लड़की बचपन से कराटे चैंपियन रही है। नीला बिना डरे उसी वक्त उसका सामना करती है। कुछ ही सेकंड में वह मैनेजर की बुरी तरह पिटाई कर देती है। इसके बाद वह सीधे ऑफिस के सभी कर्मचारियों के सामने जाकर पूरी घटना बता देती है। असल में उस मैनेजर का कैरेक्टर पहले से ही खराब था। उसने इससे पहले भी कई लड़कियों के साथ गलत हरकतें की थीं, लेकिन डर की वजह से कोई उसके खिलाफ बोल नहीं पाया था। इस बार नीला की हिम्मत देखकर बाकी लड़कियां भी सामने आ जाती हैं और उसके खिलाफ गवाही देती हैं। आखिरकार पूरे ऑफिस के सामने उसकी सच्चाई उजागर हो जाती है और उसे अपने किए की कीमत चुकानी पड़ती है। एक रात जॉब से वापस लौटते समय नीला बस में सफर कर रही थी। तभी उसकी नजर कुछ गुंडों पर पड़ती है जो एक बुजुर्ग महिला को धमका रहे थे। वे उससे उसकी जमीन के कागजात मांग रहे थे और इनकार करने पर उसके बेटे को उठा ले जाने की धमकी दे रहे थे। यह सब देखकर नीला एक पल भी नहीं सोचती। उसे बचपन से उसके पिता ने सिखाया था कि सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि किसी भी बेगुनाह के लिए आवाज उठाना इंसान का फर्ज होता है। यही सोचकर वह तुरंत उन बदमाशों के बीच पहुंच जाती है। कुछ ही देर में वहां जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। नीला अपनी कराटे स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए एक एक करके सभी गुंडों की जमकर पिटाई करती है। आखिरकार वे लोग वहां से भागने पर मजबूर हो जाते हैं और उस बुजुर्ग महिला की जान बच जाती है। जब नीला घर लौटती है तो उसकी मां वेणी को इस लड़ाई के बारे में पता चल जाता है। वह काफी नाराज होती हैं। उनका कहना था कि नीला हर बार किसी न किसी मुसीबत में खुद को डाल देती है। उन्हें डर था कि एक दिन यही आदत उसे किसी बहुत बड़े खतरे में डाल देगी। वेणी कई बार उसे समझाती हैं कि हर लड़ाई में कूदना जरूरी नहीं होता, लेकिन राजा और उनका छोटा भाई हमेशा नीला का साथ देते हैं। उनका मानना था कि अगर कोई गलत काम होते हुए देखकर भी चुप रहे तो वह भी कहीं ना कहीं उस अपराध का हिस्सा बन जाता है। इसी बीच हारून अपने सबसे बड़े मिशन की तैयारी में जुट चुका था। इतने बड़े लैंड प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए उसे कई नेताओं और अधिकारियों को भारी रिश्वत देनी थी, लेकिन उसके पास मौजूद ब्लैक मनी को सीधे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। इसी वजह से उसने देश के सबसे खतरनाक हवाला ऑपरेटर अभिराम से संपर्क किया। अभिराम कई वर्षों से हजारों करोड़ रुपए इधर उधर पहुंचाने का गैर कानूनी काम करता आ रहा था। सबसे हैरानी की बात यह थी कि आज तक पुलिस उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं जुटा पाई थी। दोनों मिलकर एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार करते हैं जिसके जरिए हजारों करोड़ रुपए विदेश भेजे जाने वाले थे। इस पूरे ऑपरेशन की पहचान एक फटे हुए 100 रुपए के नोट से होने वाली थी। उस नोट का आधा हिस्सा हारून के पास रहता है, जबकि दूसरा आधा अभिराम अपने पास रखता है। दुबई में पैसा लेने वाला व्यक्ति तभी रकम देगा जब दोनों हिस्से आपस में मिल जाएंगे। बाहर से देखने पर वह सिर्फ एक फटा हुआ 100 रुपए का नोट था, लेकिन असल में वही नोट पूरे 1000 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी की चाबी बनने वाला था। हॉस्पिटल के अंदर हालात पूरी तरह बिगड़ चुके थे। पुलिस और हथियारबंद गुंडों के बीच जबरदस्त भिड़ंत शुरू हो गई। हर तरफ चीख पुकार और भगदड़ मची हुई थी। इसी अफरा तफरी के बीच पुलिस को मजबूर होकर अभिराम की टांग में गोली मारनी पड़ती है ताकि वह किसी भी हालत में वहां से भाग न सके। गोली लगते ही वह दर्द से चीख उठता है और नीचे गिर जाता है। हालात अपने खिलाफ जाते देखकर गुंडों को समझ आ जाता है कि अब वहां रुकना खतरे से खाली नहीं है। वे जल्दी जल्दी हॉस्पिटल छोड़कर भाग निकलते हैं। दूसरी तरफ पुलिस भी अब पूरी तरह सतर्क हो चुकी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक घायल आदमी को छुड़ाने के लिए इतने हथियारबंद लोग क्यों आए थे। यहीं से पुलिस को शक होने लगता है कि मामला किसी बड़े क्रिमिनल नेटवर्क से जुड़ा हुआ है।
इन्वेस्टिगेशन और तेज कर दी जाती है, लेकिन उसी रात अभिराम मौका देखकर उसकी निगरानी कर रहे कांस्टेबल पर हमला कर देता है। वह उसे घायल करके हॉस्पिटल से फरार हो जाता है। उसकी इस फरारी के बाद पूरा पुलिस डिपार्टमेंट हरकत में आ जाता है। शहर के हर चेक पोस्ट पर अलर्ट जारी कर दिया जाता है। जांच आगे बढ़ती है और आखिरकार पुलिस को अभिराम की असली पहचान का पता चल जाता है। यह जानकर सभी अधिकारी हैरान रह जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि वह कोई साधारण अपराधी नहीं, बल्कि देश का सबसे वांटेड हवाला ऑपरेटर है। सीनियर ऑफिसर्स बताते हैं कि कई साल पहले भी कुछ पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में उन सभी की लाशें अलग अलग जगहों से मिली थी। तभी से उसका नाम सुनते ही बड़े बड़े अधिकारी भी सावधान हो जाते हैं। पुलिस कमिश्नर साफ आदेश देता है कि इस बार बिना पुख्ता एविडेंस और पूरी तैयारी के कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा, क्योंकि अभिराम से छोटी सी गलती भी कई पुलिस वालों की जान ले सकती है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल से भागने के बाद अभिराम सीधे अपने एक सीक्रेट हाइडआउट में पहुंचता है। एक्सीडेंट और गोली लगने की वजह से उसकी हालत काफी खराब थी। डॉक्टर ने उसे आराम करने और तुरंत दवाइयां लेने की सलाह दी थी, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि अब पूरी पुलिस फोर्स उसकी तलाश में लगी हुई थी। उसके पुराने आदमी भी मेडिकल स्टोर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्हें पहचान लिया जाता। इसी दौरान उनकी नजर टोबी पर पड़ती है। टोबी गैंग में बिल्कुल नया था, पुलिस उसे नहीं पहचानती थी। यही सोचकर अभिराम उसे दवाइयों की लिस्ट देकर मेडिकल स्टोर भेज देता है। किस्मत से टोबी उसी मेडिकल स्टोर पर पहुंचता है जिसे राजा का छोटा भाई चलाता था। उस समय उसका भाई दुकान पर नहीं था। काउंटर पर नीला बैठी हुई थी। टोबी दवाइयों की लिस्ट देता है। नीला बिना किसी बहस के दवाइयां निकालने लगती है। वह अब पहले जैसी लड़ाकू नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि उसकी मां हमेशा उसे समझाती रहती थी कि अब वह बड़ी हो चुकी है और बेवजह झगड़ों से दूर रहना चाहिए। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन दुकान से निकलते समय टोबी की पुरानी आदत जाग जाती है। वह चालाकी से नीला के गले की चेन छीनने की कोशिश करता है। बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। नीला का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अगले ही पल वह कराटे मूव्स का इस्तेमाल करते हुए टोबी की जमकर पिटाई शुरू कर देती है। कुछ ही मिनटों में टोबी जमीन पर पड़ा कराह रहा होता है। आसपास मौजूद लोग तुरंत पुलिस को फोन कर देते हैं। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंचती है और टोबी को गिरफ्तार करके थाने ले जाती है। उधर काफी देर तक टोबी के वापस न लौटने पर अभिराम परेशान हो जाता है। तभी पुलिस स्टेशन से टोबी किसी तरह अपने साथियों को कॉल करता है और बताता है कि वह पकड़ा जा चुका है। यह सुनते ही अभिराम समझ जाता है कि अब दूसरों पर भरोसा करना बेकार है। वह खुद बाहर जाकर दवाइयां लाने की बात करता है, लेकिन उसका एक खास साथी उसे रोक देता है। वह कहता है कि घायल हालत में बाहर निकलना ठीक नहीं होगा। इसके बजाय वह अपने कुछ सबसे खतरनाक हथियारबंद गुंडों को उसी मेडिकल स्टोर भेज देता है। रवाना होने से पहले वह उन्हें साफ आदेश देता है कि अगर वहां कोई भी उनके रास्ते में आए तो उसे जिंदा मत छोड़ना। हथियारों से लैस कई गुंडे तेजी से राजा के भाई की मेडिकल स्टोर की तरफ निकल पड़ते हैं। उन्हें पूरा भरोसा था कि यह सिर्फ एक साधारण परिवार है, जिसे डराना उनके लिए बच्चों का खेल होगा। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस परिवार को वे कमजोर समझ रहे हैं, वही कुछ मिनटों बाद उनकी पूरी दुनिया उलटने वाला था। जैसे ही बदमाश दुकान के अंदर घुसते हैं, राजा, उनका छोटा भाई नीला और यहां तक कि वेणी भी उनके सामने डटकर खड़े हो जाते हैं। अगले ही पल वहां ऐसी जबरदस्त फाइट शुरू होती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हारून और अभिराम की पूरी प्लानिंग अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। दोनों ने तय किया कि अगले ही दिन दुबई में 1000 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी का लेन देन पूरा कर लिया जाएगा। इस पूरे मिशन में सबसे अहम चीज वही फटा हुआ 100 रुपए का नोट था। उसका आधा हिस्सा हारून के पास था, जबकि दूसरा हिस्सा अभिराम संभाल कर रखता था। विदेश में पैसा देने वाला आदमी तभी रकम सौंपने वाला था जब दोनों हिस्से आपस में मिल जाएंगे। उसी समय दूसरी तरफ एक पत्रकार कार्तिक भी कहानी का हिस्सा बनता है। वह कई महीनों से हारून के गैरकानूनी कारोबार की जांच कर रहा था। उसने काफी सबूत इकट्ठा कर लिए थे और जल्द ही पूरी सच्चाई जनता के सामने लाने वाला था। उसका इरादा था कि देश को बताया जाए कि हारून किस तरह नेताओं के साथ मिलकर हजारों परिवारों की जमीन हड़पने की तैयारी कर रहा है। लेकिन हारून तक यह खबर पहुंच जाती है। उसे समझ आ जाता है कि अगर कार्तिक ने अपनी रिपोर्ट पब्लिक कर दी तो उसका पूरा खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए वह फैसला करता है कि इस रिपोर्टर को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना होगा। इसी काम के लिए वह इलाके के सबसे खतरनाक गैंगस्टर कृपाकरण से संपर्क करता है। मोटी रकम के बदले कृपाकरण तुरंत यह कॉन्ट्रैक्ट स्वीकार कर लेता है। उसी रात वह अपने हथियारबंद आदमियों के साथ कार्तिक के घर पहुंचता है और बड़ी बेरहमी से उसकी पूरी फैमिली का कत्ल कर देता है। अगली सुबह यह खबर पूरे मीडिया में आग की तरह फैल जाती है। एक ईमानदार पत्रकार और उसके परिवार की हत्या ने पूरे देश को हिला दिया।
हर न्यूज चैनल पर यही सवाल उठ रहा था कि आखिर इस मर्डर के पीछे कौन है और इसकी वजह क्या थी। पुलिस अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, लेकिन उन्हें कोई ठोस एविडेंस नहीं मिलता। दूसरी तरफ राजा और उसका परिवार अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त था। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि बहुत जल्द उनकी जिंदगी भी इस खतरनाक खेल का हिस्सा बनने वाली है। उधर हारून अपनी प्रोजेक्ट फाइल को तेजी से आगे बढ़ा रहा था। उसका लक्ष्य साफ था, पहाड़ी पर कब्जा करना, वहां मौजूद कीमती मिनरल्स निकालना और उन्हें विदेशों में बेचकर अरबों रुपए कमाना। इसी बीच कहानी में एक और किरदार की एंट्री होती है, जिसका नाम टोबी था। वह अभी अभी जेल से बाहर आया था। कुछ समय पहले वह एक महिला की चेन छीनते हुए पकड़ा गया था, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी उस पर गुस्सा निकालती है। वह कहती है कि हर बार कोई ना कोई क्राइम करके जेल चला जाता है और बदनामी पूरे परिवार को झेलनी पड़ती है। लोग ताने मारते हैं, बच्चे शर्मिंदा होते हैं, लेकिन उसे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। पत्नी की बातें इस बार टोबी के दिल पर असर कर जाती हैं। वह फैसला करता है कि अब वह गलत रास्ता छोड़कर ईमानदारी से काम करेगा। अगले ही दिन वह अपने एक पुराने दोस्त से मिलता है और उससे नौकरी दिलाने की रिक्वेस्ट करता है। दोस्त उसे भरोसा देता है कि वह उसे कृपाकरण के लोगों से मिलवाएगा। शायद वहां कोई काम मिल जाए और उसकी जिंदगी दोबारा पटरी पर आ सके। इधर अभिराम भी अपने सबसे बड़े मिशन की तैयारी में लगा हुआ था। अगले दिन सुबह उसकी दुबई की फ्लाइट थी, जहां जाकर उसे 1000 करोड़ रुपए की हवाला डील पूरी करनी थी। लेकिन फ्लाइट से पहले वह एक बार में शराब पीने पहुंच जाता है। काफी देर तक शराब पीने के बाद वह नशे की हालत में अपनी कार से निकलता है। रास्ते में उसकी कार का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि अभिराम गंभीर रूप से घायल हो जाता है। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंचती है और उसे हॉस्पिटल पहुंचा देती है। उस समय किसी भी पुलिस वाले को यह अंदाजा नहीं था कि उन्होंने देश के सबसे खतरनाक हवाला ऑपरेटर की जान बचाई है। दूसरी तरफ हारून लगातार अभिराम को फोन करता रहता है, लेकिन उसका मोबाइल बंद मिलता है। इससे उसकी बेचैनी बढ़ने लगती है। असल में पूरी डील की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अभिराम पर ही थी। उसके पास मौजूद फटे हुए 100 रुपए के नोट का आधा हिस्सा ही पूरे 1000 करोड़ रुपए की पहचान बनने वाला था। अगर अभिराम समय पर दुबई नहीं पहुंचता तो पूरा ऑपरेशन बर्बाद हो जाता। कुछ देर बाद हारून को खबर मिलती है कि अभिराम का एक्सीडेंट हो गया है और पुलिस उसे हॉस्पिटल ले गई है। यह सुनते ही उसके होश उड़ जाते हैं। वह समझ जाता है कि अगर पुलिस ने अभिराम की असली पहचान जान ली तो सिर्फ हवाला डील ही नहीं, बल्कि उसका पूरा एम्पायर खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए वह बिना समय गंवाए अपने हथियारबंद गुंडों को आदेश देता है कि किसी भी कीमत पर अभिराम को हॉस्पिटल से निकालकर सुरक्षित जगह पहुंचाया जाए। कुछ ही मिनटों बाद कई गाड़ियां हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकती हैं। दर्जनों हथियारबंद बदमाश अंदर घुस जाते हैं। अचानक इतनी बड़ी संख्या में लोगों को देखकर वहां मौजूद पुलिस वालों को शक होने लगता है। जब उनकी नजर गुंडों के हथियारों पर पड़ती है तो उन्हें साफ समझ आ जाता है कि मामला किसी साधारण मरीज का नहीं है। पुलिस तुरंत उन्हें रोकने की कोशिश करती है। बात बढ़ते बढ़ते हाथापाई तक पहुंच जाती है। देखते ही देखते पूरे हॉस्पिटल में जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। जैसे ही हथियारबंद बदमाश मेडिकल स्टोर के अंदर घुसते हैं, उन्हें लगता है कि सामने खड़ा परिवार कुछ ही मिनटों में डरकर हार मान लेगा। लेकिन अगले ही पल उनका यह भ्रम टूट जाता है। राजा, उनका छोटा भाई और नीला बिना एक सेकंड गंवाए उन सभी पर टूट पड़ते हैं। यहां तक कि वेणी, जो हमेशा लड़ाई से बचने की सलाह देती थी, इस बार अपने परिवार की रक्षा के लिए खुद मैदान में उतर जाती है। कुछ ही देर में पूरा मेडिकल स्टोर युद्ध का मैदान बन जाता है। चारों तरफ लात, घूंसे, कराटे किक्स और हथियारों की टक्कर की आवाजें गूंजने लगती हैं। गुंडे संख्या में ज्यादा थे, लेकिन राजा का परिवार किसी प्रोफेशनल फाइटर से कम नहीं था। एक एक करके सभी बदमाश जमीन पर गिरने लगते हैं। काफी देर तक चली इस जबरदस्त फाइट के बाद राजा और उसका परिवार लगभग सभी गुंडों को खत्म कर देते हैं। तभी राजा और उसका भाई महसूस करते हैं कि अगर इनमें से कोई एक भी जिंदा बचकर निकल गया तो वह अपने साथियों को सारी जानकारी दे देगा। तब पूरा परिवार हमेशा के लिए खतरे में पड़ जाएगा। यही सोचकर वे बाकी बचे बदमाशों को भी वहीं खत्म कर देते हैं। इसके बाद पूरा परिवार मिलकर उन लाशों को छिपाने की तैयारी करता है। उन्हें डर था कि अगर पुलिस को यह सब पता चला तो चाहे उन्होंने आत्मरक्षा में ही क्यों ना किया हो, कानून के चक्कर में पूरा परिवार फंस सकता है। उधर जिन लोगों ने इन गुंडों को भेजा था, वे लगातार उनके लौटने का इंतजार कर रहे थे। काफी समय बीत जाने के बाद भी किसी का फोन नहीं लग रहा था। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सिर्फ कुछ दवाइयां लाने गए लोग अचानक कहां गायब हो गए। इसी बीच अभिराम को अचानक उस फटे हुए 100 रुपए के नोट की याद आती है। वही नोट जिसके सहारे 1000 करोड़ रुपए की हवाला डील पूरी होने वाली थी।
उसे याद आता है कि नोट वाला पर्स गलती से उन्हीं गुंडों में से एक के पास रह गया था जो राजा के परिवार से भिड़ने गए थे। ये बात याद आते ही अभिराम के होश उड़ जाते हैं। वह बिना एक पल गंवाए खुद वहां जाने का फैसला करता है। उसे पूरा यकीन था कि उसके आदमी अब तक राजा और उसके परिवार को खत्म कर चुके होंगे। उसे यह सोचकर भी हैरानी नहीं होती कि सामने वाले लोग साधारण हैं, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके प्रशिक्षित गुंडों का अंत पहले ही हो चुका है। दूसरी तरफ उस समय राजा और उसका भाई लाशों को ठिकाने लगाने बाहर गए हुए थे। घर के अंदर सिर्फ वेणी और नीला मौजूद थी। तभी अचानक अभिराम वहां पहुंच जाता है। घर में घुसते ही वह दोनों पर गन तान देता है और सीधे उस पर्स के बारे में पूछने लगता है। वेणी और नीला तुरंत समझ जाती हैं कि यह आदमी भी उसी गैंग का हिस्सा है जिसने कुछ देर पहले उन पर हमला करवाया था। दोनों बिना डरे उसका मुकाबला करने का फैसला करती हैं। लेकिन अभिराम कोई मामूली अपराधी नहीं था, वह बेहद खतरनाक फाइटर था। इसलिए इस बार मुकाबला पहले से कहीं ज्यादा कठिन साबित होता है। मां बेटी पूरी ताकत लगा देती हैं, लेकिन फिर भी उसे आसानी से काबू नहीं कर पाती। तभी राजा घर वापस लौटता है। घर के अंदर का माहौल देखते ही वह समझ जाता है कि फिर से हमला हुआ है। वह बिना देर किए लड़ाई में कूद पड़ता है। अब तीनों मिलकर अभिराम का सामना करते हैं। काफी देर तक चली जबरदस्त फाइट के बाद आखिरकार वे उसे काबू करने में सफल हो जाते हैं। हालांकि इस बार वे उसे मारते नहीं हैं, वे उसे मजबूत रस्सियों से बांधकर घर के एक कमरे में बंद कर देते हैं। इसके बाद पूरा परिवार बैठकर सोचने लगता है कि आखिर ये लोग कौन हैं और लगातार उनके पीछे क्यों पड़े हुए हैं। थोड़ी छानबीन करने के बाद उन्हें पता चलता है कि अभिराम कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं, बल्कि पूरे देश का सबसे बड़ा हवाला ऑपरेटर है। वो बड़े बड़े बिजनेसमैन और नेताओं का ब्लैक मनी विदेश भेजने का काम करता है। पुलिस कई सालों से उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन आज तक उसे पकड़ नहीं पाई। उधर जब अभिराम के बाकी साथियों को पता चलता है कि उनके लोग मारे जा चुके हैं और खुद अभिराम भी राजा के घर कैद है, तो वे सीधे राजा के पास पहुंचते हैं। वे राजा को धमकी देते हुए कहते हैं कि अगर उसने अभिराम और वह फटा हुआ 100 रुपए का नोट वापस नहीं किया तो उसका पूरा परिवार ऐसी तबाही देखेगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन राजा उनकी धमकियों से जरा भी नहीं डरता। वह साफ शब्दों में कहता है कि जब उसने एक बार अन्याय के खिलाफ खड़े होने का फैसला कर लिया है तो अब किसी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा। इतना कहकर वह सभी गुंडों के सामने उसी फटे हुए 100 रुपए के नोट को टुकड़े टुकड़े करके फाड़ देता है। नोट फटते ही अभिराम का करोड़ों का सपना भी खत्म हो जाता है। जिस आधे नोट के सहारे 1000 करोड़ रुपए की डील पूरी होने वाली थी, वह हमेशा के लिए बेकार हो चुका था। उधर हारून लगातार अभिराम से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा ऑपरेशन अचानक कैसे बिखर गया। अब राजा तय करता है कि सिर्फ गुंडों से लड़ना काफी नहीं है, इस पूरे षड्यंत्र की जड़ तक पहुंचना जरूरी है। इसलिए वह एक बदमाश को जिंदा पकड़कर उससे सख्ती से पूछताछ शुरू करता है। राजा ने जिस बदमाश को जिंदा पकड़ा था उससे सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी। पहले तो वह कुछ भी बताने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन जब दबाव बढ़ा तो आखिरकार उसने पूरी सच्चाई उगल दी। उसने बताया कि यह पूरा खेल सिर्फ अभिराम का नहीं, बल्कि देश के सबसे बड़े उद्योगपति हारून का है। वही इस पूरे ऑपरेशन का असली मास्टरमाइंड है। उसने यह भी बताया कि हजारों करोड़ रुपए की हवाला डील पूरी होने के बाद उसी पैसे से पूरी पहाड़ी खरीदने की तैयारी थी। वहां रहने वाले हजारों गरीब परिवारों को उनकी जमीन से बेदखल कर दिया जाता, फिर उस इलाके में मौजूद कीमती मिनरल्स निकालकर विदेशों में बेचे जाते। यह सच्चाई सुनते ही राजा और नीला समझ जाते हैं कि मामला सिर्फ उनके परिवार तक सीमित नहीं है। अगर उन्होंने समय रहते कुछ नहीं किया तो हजारों बेगुनाह लोग हमेशा के लिए बेघर हो जाएंगे। राजा तुरंत फैसला करता है कि अब यह जानकारी पुलिस तक पहुंचनी ही चाहिए। सौभाग्य से राजा के कराटे एकेडमी में आने वाले छात्रों में एक पुलिस ऑफिसर भी था। राजा उसी के जरिए पूरे मामले के सबूत और सारी जानकारी सीनियर ऑफिसर्स तक पहुंचा देता है। लेकिन राजा को यह भी पता था कि सिर्फ जानकारी देने से काम पूरा नहीं होगा। जब तक इस पूरे गिरोह के मुख्य खिलाड़ियों का अंत नहीं होगा, तब तक निर्दोष लोगों पर खतरा बना रहेगा। इसी वजह से सबसे पहले वह अभिराम का हमेशा के लिए खेल खत्म कर देता है। उसके साथ ही हजारों करोड़ रुपए की हवाला डील का आखिरी सहारा भी खत्म हो जाता है। अब इस पूरे षड्यंत्र का सिर्फ एक ही खिलाड़ी बचा था, हारून। राजा और नीला सीधे उसके हाइडआउट की तरफ निकल पड़ते हैं। उन्हें रोकने वाला अब कोई नहीं था। उधर हारून अपने लोगों के साथ अगली प्लानिंग में लगा हुआ था। तभी अचानक राजा और नीला उसके सामने पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर हारून की आंखें फटी रह जाती हैं। उसे विश्वास ही नहीं होता कि साधारण सा दिखने वाला यह परिवार उसके पूरे इंटरनेशनल नेटवर्क को तबाह कर चुका है। राजा शांत लेकिन मजबूत आवाज में हारून से कहता है कि सिर्फ पैसे के लिए हजारों गरीब लोगों की जिंदगी बर्बाद करना सबसे बड़ा अपराध है।
किसी इंसान को यह अधिकार नहीं कि वह अपनी दौलत बढ़ाने के लिए दूसरों का घर उजाड़ दे। वह आगे कहता है कि हारून को लगा था कि उसके खिलाफ कभी कोई खड़ा नहीं होगा, लेकिन दुनिया में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो अन्याय के सामने झुकना नहीं जानते। राजा की बातें सुनते ही हारून अपने सभी बॉडीगार्ड्स को हमला करने का आदेश दे देता है। अगले ही पल वहां जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। दर्जनों हथियारबंद गुंडे राजा और नीला पर एक साथ टूट पड़ते हैं, लेकिन दोनों पिता पुत्री पूरी तैयारी के साथ आए थे। राजा अपने वर्षों के अनुभव से एक एक दुश्मन को जमीन पर गिराने लगता है, जबकि नीला अपनी तेज कराटे टेक्निक्स से लगातार गुंडों को हराती जाती है। कुछ ही देर में पूरा हॉल घायल बदमाशों से भर जाता है। हारून के सारे बॉडीगार्ड्स हार मान चुके होते हैं। अब आमने सामने सिर्फ राजा और हारून बचते हैं। दोनों के बीच जोरदार 1-on-1 मुकाबला शुरू होता है। दोनों पूरी ताकत से एक दूसरे पर हमला करते हैं। कुछ देर तक ऐसा लगता है जैसे दो शेर आमने सामने लड़ रहे हों, लेकिन आखिरकार अनुभव जीत जाता है। राजा अपने बेहतरीन कराटे स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए हारून को पूरी तरह काबू में कर लेता है। फिर एक आखिरी जोरदार वार के साथ उसका खेल हमेशा के लिए खत्म कर देता है। हारून की मौत के साथ ही पूरे क्रिमिनल नेटवर्क का अंत हो जाता है। दूसरी तरफ पुलिस को इस पूरे मामले में कोई ऐसा सबूत नहीं मिलता जिससे राजा और उसके परिवार को आरोपी साबित किया जा सके, क्योंकि उन्होंने हर कदम बहुत सोच समझकर उठाया था और कोई भी एविडेंस अपने खिलाफ नहीं छोड़ा। सबूतों की कमी की वजह से पुलिस आखिरकार इस पूरे केस को बंद कर देती है। कुछ समय बाद राजा, वेणी, नीला और उनका छोटा भाई फिर से अपनी सामान्य जिंदगी में लौट आते हैं। बाहर से उन्हें देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि यही साधारण दिखने वाला परिवार देश के सबसे बड़े अपराधियों का अंत कर चुका है। हालांकि उनके दिल में एक अलग ही सुकून था। उन्हें इस बात की खुशी थी कि उनकी वजह से हजारों गरीब परिवार अपने घर और अपनी जमीन बचाने में सफल रहे। उधर मीडिया कई हफ्तों तक लगातार यही सवाल पूछता रहता है कि इतना बड़ा बिजनेसमैन हारून आखिर अचानक कहां गायब हो गया और उसके पीछे कौन था। पुलिस भी अपनी तरफ से जांच जारी रखती है, लेकिन उन्हें कोई ठोस सुराग नहीं मिलता। आखिरकार यह रहस्य हमेशा के लिए रहस्य ही बनकर रह जाता है। इसी के साथ ये दमदार एक्शन थ्रिलर फिल्म समाप्त हो जाती है। अगर आपको आज की ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही शानदार एक्शन, थ्रिलर और सस्पेंस मूवीज की पूरी कहानी हिंदी में देखने के लिए मनोज D&D चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।